तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो ये गारंटी ले लो कि इन 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तुम्हारी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। केवल ये 100 इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं तुम्हें और तुम अपनी 11वीं की परीक्षा के लिए तैयार रहो। ये वो 100 क्वेश्चन है जो बार बार तुम्हारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूरे विश्लेषण के साथ हम तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं, जिससे तुम्हारी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी इन 100 क्वेश्चन। तुम्हारी 11वीं की परीक्षा में चित्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ बहुत सारी साइकिल्स दी गई है जो कि इंपॉर्टेंट है और जिनको पढ़ना ना भूलना है तुम्हें। तो हेलो मेरे कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अरिविहान के इस YouTube चैनल पर। अरिविहान ने जैसा कि आपको वादा किया था कि हर एक कक्षा 11वीं के बच्चे को उसके सब्जेक्ट के लिए वो सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएगी जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी क्रम में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए 11वीं के जीव विज्ञान के वो इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जिससे आपकी पढ़ाई और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और आपके एग्जाम में और अच्छे मार्क्स लाने की जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अंकुश सर, प्यार से मुझे अंशु भैया बोलते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे इन 100 क्वेश्चंस की और इन 100 क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर की, कि कितना अच्छा आंसर आप यदि अपनी परीक्षा में लिखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं इन 100 आईएमपी क्वेश्चंस की। और हां बच्चों, एक और बात आपको बता दूं, ये दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए एक क्लास होने वाली है, यानी हम जो क्वेश्चन है हिंदी में और फिर इंग्लिश में भी बात करेंगे उन दोनों क्वेश्चंस की, उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हमारे पहले अध्याय जिसका नाम है जीव जगत, उसके बारे में बात करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ जाता है, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? अगर इंग्लिश वालों के लिए बात करी जाए तो व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। यदि हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो यह क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। हर बार लगभग हर साल की परीक्षाओं में आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलता है, तो बहुत अच्छे से तैयार करना है इसको। फिर बात करेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यदि हम बात करते हैं इन दोनों क्वेश्चन की, तो ये लगभग हमको सेम या सिमिलर दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों क्वेश्चंस को एक ही तरह पढ़ के अच्छा आंसर बना सकते हैं। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, द्विनामकरण पद्धति क्या है, व्हाट इज बायनोमिनल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो बात करेंगे द्विनामकरण पद्धति की कि कैसे और किस वैज्ञानिक ने जीवों के दो नामों को डिसाइड किया या किस तरह से डिसाइड किया, इस बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जाति किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय स्पीसीज, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, आईसीबीएन तथा एनबीआरआई का पूरा नाम लिखिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईसीबीएन एंड एनबीआरआई, ठीक है। यदि हम बात करें तो आपको इनको अलग अलग करके भी पढ़ लेना है। एक तो पूरा नाम जो है हमारे कक्षा 11वीं के प्रश्नों में बहुत सारे देखे जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे आईसीबीएन जो है, इसको तो बार बार आपसे पूछा जाता ही, आपकी हर एक परीक्षा में 1 मार्क के लिए यह क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी हमको एनबीआरआई का पूरा नाम भी लिखने के लिए बोला जाता है, तो इनसे भी नहीं चूकना, आपको इन दोनों को तैयार करके रखना है, ठीक है। फिर बात करेंगे वर्गीकरण के महत्व को समझाइए, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। यदि आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है और क्लासिफिकेशन की चीजों को पढ़ा है, तो आप कम से कम इसके 5 पॉइंटर्स लिख करके याद कर लेंगे कि क्लासिफिकेशन के लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंस है, कम से कम 5 पॉइंट, ताकि ये हमको 2, 3 या 4 किसी भी तरह के मार्क्स में पूछा जाए तो हम हर तरह से तैयार रहे और उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाए। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला अध्याय आ जाता है जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। बात करते हैं, विषाणु का जीव जगत में स्थान तय नहीं है, समझाइए, एक्सप्लेन व्हाई वायरसेस डू नॉट हैव डेफिनेट पोजीशन इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। यह क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाता है, इसको अलग अलग फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि क्यों विषाणु जो है या वायरस है जो लिविंग और नॉन लिविंग यानी जैविक और अजैविक के बीच की कड़ी या कनेक्शन लिंक बोला जाता है, या फिर इन दोनों को कहां पर, इस वायरस को इन दोनों में से कहां पर रखा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है घुमा फिराकर आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, तो कवकों के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, ठीक है। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे, जीवाणु हमारे मित्र एवं शत्रु होते हैं, इस कथन को उदाहरण सहित समझाइए, बैक्टीरिया आर बोथ फ्रेंड्स एंड फोज ऑफ ह्यूमंस,
एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये क्यों, हमको इनसे क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, एडवांटेजेस जो है हमारे कमर्शियल चीजों में काम आ जाते हैं, जैसे दूध से दही बनाने में, या फिर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको खाना वगैरह बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। बहुत सारे बैक्टीरियाज का यूज हम बेकरीज में करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज का यूज हम जो है शराब वगैरह निर्माण में किया जाता है। लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे शरीर में या मानव शरीर में बीमारियां भी फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही चीजों को हमको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, फिर बात करेंगे अगले प्रश्न की, जीवाणु की संरचना का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल का चित्र बहुत बार आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, तो बहुत ध्यान से बनाना है और एक एक चीज को आपको बहुत अच्छे से नामनक्लेचर करना है या फिर नामांकरण करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं 5 जगत वर्गीकरण क्या है, विस्तार से समझाइए। व्हाट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन इन द डिटेल। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है। आर.एच. विटेकर जी ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए या 5 जगत वर्गीकरण दिया है, तो उनको एक एक जगत को आपको एक एक 2 लाइन में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे कवक एवं शैवाल में अंतर लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है, बॉक्स बना के करना है। यदि आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो आप इनकी पीडीएफ से आंसर जरूर देखें, क्योंकि पीडीएफ में उसी तरह के आंसर दिए जाएंगे जो आपको अपनी परीक्षा में अच्छे से लिख करके आने हैं और उसी से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, प्रोटेस्ट में या प्रोटेस्टा में प्रचलन किस प्रकार होता है, हाउ डज रिप्रोडक्शन अकर्स इन प्रोटेस्ट। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहां पर रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो है प्रचलन ना होकर के प्रजनन होगा। ठीक है, ठीक है, प्रजनन किस प्रकार होता है प्रोटिस्टा में, तो ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु में अंतर लिखिए। अब देखो बैक्टीरिया हमको दिखते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, तो उनमें हमको क्या है, डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है। तो आप कम से कम 4 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए इस क्वेश्चन के। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या स्पेशलिटीज होती है और क्या कैरेक्टर्स ग्राम पॉजिटिव के होते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे अगले चैप्टर की, जिसका नाम है वनस्पति जगत या प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम की बात करते हैं, विषम बीजाणुकता से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट इज हेट्रोस्पोरी, एक्सप्लेन इट, एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, लिवरवर्ट्स तथा मॉस में अंतर बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। ठीक है, ये भी बहुत आसान से हो जाता है और बहुत आसानी से आप कम से कम 4 पॉइंट्स इसके भी याद करेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे शैवाल को समझाते हुए उसके प्रमुख लक्षण लिखिए, या एक्सप्लेन एल्गी एंड राइट देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कम से कम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। एक एक चीजों को आपको डिटेल में ना जाकर के आपको एक हेडिंग या किसी एक कैरेक्टर को पकड़ना है और उसकी 2-3 लाइनें लिखनी है, फिर दूसरी हेडिंग करना है, फिर 2-3 लाइनें लिखनी है। ऐसे करके कम से कम 5 हेडिंग्स आपके पास होनी चाहिए और उसका मटेरियल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करेंगे आर्थिक महत्व के शैवालों के नाम व उसके उपयोग लिखिए, नेम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एल्गी एंड राइट देयर यूजेस। ठीक है, ये भी लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर बात करेंगे ब्रायोफाइट्स को हम पादप जगत का जल स्थलचर क्यों कहा जाता है, या फिर हम इसको उभयचर क्यों कहते हैं, ये भी नाम आ सकता है, उभयचर क्यों कहते हैं, या इंग्लिश में बात करें व्हाई आर बायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो है आपको लगभग पानी के आसपास वाले इलाकों में मिल जाते हैं, पानी से ही इनका बहुत सारी चीजें चलती है। ठीक है, लेकिन ये स्थलों पर भी उतना ही अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के लक्षण लिखते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। अब ये क्वेश्चन जो है, इनको क्या करना है आपको, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिखने ही लिखने, साथ ही साथ इनके बीच में डिफरेंशिएट भी करना है या डिफरेंस भी लिखना है। ठीक है, फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, माफ कीजिएगा अगले चैप्टर की, प्राणी जगत आ जाता है, एनिमल किंगडम जिसको बोला जाता है। आर्थ्रोपोडा समूह प्राणी समूह से सबसे बड़ा वर्ग है, समझाइए। अब भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में माफ कीजिएगा आपकी कक्षा 11वीं की परीक्षा में यह देखा जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई फाइलम आर्थ्रोपोड्स इज
कंसीडर्ड द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। ठीक है, यदि ऑर्थ्रोपोडास की बात की जाए तो ऑर्थ्रोपोडा में आपको जो है एक्वेटिक एनिमल्स भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, या फिर आपको एरियल भी दिखने के लिए मिलेंगे, या फिर आपको जो है तीनों तरह से, या स्थलीय, जलीय एवं वायवीय तीनों तरह से कीट देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण है, या व्हाट आर द एडॉप्टेशन इन बर्ड्स फॉर फ्लाइटिंग, या जो है उनको उड़ने के लिए क्या 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 उनके शरीर में ऐसी चीजें पाई जाती है, या कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, फेदर्स पाए जाएंगे, या खोखली हड्डियां पाई जाएगी, ठीक है, हल्का शरीर पाया जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है पक्षियों में उड़ने के लिए क्या क्या रूपांतरण या अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, मेटाजेनेसिस क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। What is metagenesis? Explain with the example. मेटाजेनेसिस को आपको एग्जाम्पल के तौर एग्जाम्पल लेकर के समझाना है। ठीक है, फिर बात करेंगे अगले प्रश्न की, मोलस्का संघ के प्रमुख लक्षण लिखकर उदाहरण लिखिए। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलस्का एंड गिव एग्जांपल्स। ठीक है, ये बात हो गई। फिर बात करेंगे कॉर्डेट तथा नॉन कॉर्डेट में अंतर बताइए। ठीक है, अब कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के कम से कम 5 अंतर आपको पता होने चाहिए तभी जाकर के, क्योंकि ये इतने बार प्रश्न पूछा जाता है कि आपको हर साल आपकी 11वीं की परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, चल अगले प्रश्न की बात करेंगे, संघ एनेलिडा के जीवों के 4 लक्षण लिखिए। अब जब 4 लक्षण लिखने के लिए ही बोल दिया गया है तो आपको केवल 4 लक्षण लिखने। ठीक है, या इंग्लिश में यदि बात करें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनेलिडा। ठीक है, और याद करो जब भी आपको मोलस्का या फिर एनेलिडा या ऑर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए बोले जाते हैं तो आपको एग्जांपल्स के साथ लिखना बहुत जरूरी होता है, आपको उदाहरण या एग्जांपल लिखना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवों के नाम याद रखना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ उनके एग्जांपल्स लिखना बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे ऑर्थ्रोपोडा समूह के लक्षण लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में बार बार देखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगला आ जाता है चैप्टर पुष्पी पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स की आकारिकी जो या मॉर्फोलॉजी है, उससे पहला क्वेश्चन बनता है पर्ण विन्यास को उदाहरण सहित समझाइए, या डिस्क्राइब फाइलोटेक्सी विथ एग्जांपल्स। ठीक है, फाइलोटेक्सी की बात की जा रही है तो पर्ण विन्यास जो है अलग अलग पौधों में या अलग अलग तरह के पौधों में किस प्रकार से पाया जाता है। किसी में कांटेनुमा दिखेगी, किसी में बहुत छोटी पत्तियां, किसी में बहुत बड़ी पत्तियां, इस प्रकार से आपको बताना है। ठीक है, फिर बात करेंगे पुष्पों में पाए जाने वाले किन्हीं 4 प्रकार के बीजांड न्यास को उदाहरण सहित समझाइए। राइट एनी 4 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन फाउंड इन फ्लावर्स विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो इस प्लेसेंटेशन के बारे में बताना है या बीजांड न्यास के उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, अब जब उदाहरण आप लिखेंगे तो पौधे का नाम भी लिखना पड़ेगा आपको कि किस पौधे में किस प्रकार का बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर बात करेंगे पुष्पासन पर स्थिति के अनुसार लगे पुष्पी भागों का वर्णन कीजिए, या डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑफ द थैलेमस। ठीक है, तो ये आपको बताना है। चलो आगे बढ़ेंगे। एक प्रारूपी पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर सभी भागों को स्पष्ट कीजिए। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ टिपिकल फ्लावर एंड एक्सप्लेन इट पार्ट। ठीक है, तो जब हमको देखने के लिए मिलता है फ्लावरिंग प्लांट का या किसी भी एक फ्लावर का जो है डायग्राम, तो हमको बहुत बेसिक डायग्राम बनाना होता है। हमको गुलाब नहीं बनाना है, हमको सूरजमुखी नहीं बनाना है, हमको किसी और तरह का प्लांट नहीं बनाना है। हमको क्वेश्चन में बोला जाता है टिपिकल फ्लावर या फिर प्रारूपी पुष्प। अब प्रारूपी पुष्प का जो नामांकित चित्र है और उसके बाद उनके भागों का एक एक 2-2 लाइन में आपको वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे बीज किसे कहते हैं एवं बीजावरण को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज अ सीड, एक्सप्लेन सीड कोट। ठीक है, सीड कोट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स में डिफरेंशिएट करने के लिए बीजावरण को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, फिर बात करेंगे मूसला एवं अपस्थानिक जड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत बार इस अध्याय से यह प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब अंतर बोले गए तो कम से कम 5 अंतर, किसी भी अंतरों के कोई 5 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, साथ ही साथ इनके उदाहरण भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे पुष्पदल विन्यास किसे कहते हैं, प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज एस्टिवेशन, डिस्क्राइब इट्स टाइप। ठीक है, एस्टिवेशन बताना है या पुष्पदल विन्यास बताना है।
ठीक है, और उसको टाइप्स को भी डिस्क्राइब करना है या उसके प्रकारों को बताना है। ठीक है, फिर बात करेंगे पुष्पी पादपों का शारीर, ठीक है, या फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। रंध्र क्या है, संरचना बनाते हुए कार्य लिखिए। व्हाट इज स्टोमेटा, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो देखो स्टोमेटा का जो चित्र है वो लगभग मेरे टाइम से पूछा जा रहा है, जब मैं अपनी कक्षा 11वीं में था तब से ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है कि इसका डायग्राम आपको हर परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, इसका जो है स्ट्रक्चर और फंक्शंस आपको हर परीक्षा में देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, किसी द्विबीजपत्री का नामांकित चित्र बनाते हुए व्याख्या कीजिए या ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ डाइकोट स्टेम एंड एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। संवहन ऊतक को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों को चित्र सहित समझाइए। डिफाइन वेस्कुलर टिश्यू एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप विद डायग्राम। ठीक है, चलो तो यहां पर जो है संवहन ऊतक या वेस्कुलर टिश्यूज आपको बताने, जाइलम फ्लोएम के बारे में उनको डिस्क्राइब करना है, किस तरह से किन तरह के प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम किस तरह से जो है आपका लगा हुआ होता है या फिर बहुत अच्छे से व्यवस्थित होता है, विन्यासित होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री जड़ में अंतर स्पष्ट करते हुए चित्र बनाइए या डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट विद अ डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बनाना है आपको और साथ ही साथ अंतर या डिफरेंस भी लिखना है। फिर अगले प्रश्न में आ जाते हैं, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पत्ती में अंतर बताइए या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीव्स। ठीक है, तो इनकी पत्तियों में भी अंतर होता है तो आपको यह बताना और साथ ही साथ इनके डायग्राम्स भी याद रखने। फिर बात करेंगे अगले प्रश्न की या अगले अध्याय की, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो आ जाता है यहां पर मेंढक से ज्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, मेंढक से ज्यादा आपको यहां पर क्वेश्चंस जो है आपकी परीक्षा में आते हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो मेंढक के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक है, फिर क्वेश्चन 2 आ जाता है, मेंढक के ग्रीष्म निष्क्रियता को समझाइए या एस्टिवेशन इन फ्रॉग्स को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर आ जाता है मेंढक के उत्सर्जन तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ नोट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करनी है। फिर बात करेंगे अपने बहुत बढ़िया और मेन अध्याय के बारे में जहां से आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं। वो अध्याय है कोशिका जीवन की इकाई या द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन अपन देखेंगे। सबसे पहला, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह क्यों कहा जाता है? व्हाई इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप बना सकते हो। कोशिका भित्ति के कार्य लिखिए, राइट द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, अब सेल वॉल में जो है आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को दोनों को के सेल वॉल का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और साथ ही साथ आपको इनके चित्र भी आने चाहिए। चित्र भी एक बार आप बना करके देखेंगे क्योंकि कई बार जो है प्लांट सेल या एनिमल सेल का चित्र भी आपको बनाने के लिए या डायग्राम भी बनाने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे कोशिका सिद्धांत को संक्षेप में वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द सेल थ्योरी ब्रीफली। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आ जाता है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब यहां पर जो है आपको अंतर कम से कम 5, अगेन वही बात है कि 5 अंतर आपको कम से कम आने चाहिए। फिर आ जाता है अगला प्रश्न, राइबोसोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइबोसोम। या इसमें ही आपको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी प्रश्न आ जाता है कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है ना। फिर बात करेंगे लवक की संरचना एवं कार्यों को समझाइए, राइट एन एसे ऑन प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स के बारे में बताना है। फिर गोल्जी उपकरण पर लेख लिखिए, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। फिर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो तीनों क्वेश्चन है इनमें आपको इनके चित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर प्रश्न में आपको चित्र जो है इनका बनाना होगा या चित्र कम से कम आपको 1-2 बार बना करके देखना होगा क्योंकि कई बार माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनाने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है, प्लाज्मिड्स का चित्र बनाने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, प्लाज्मिड नहीं, प्लास्टिड के चित्र बनाने के लिए बोल दिया जाता है। फिर बात आती है जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स पे। तो चलो, चैप्टर बहुत छोटा है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं और बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को हल करके मार्क्स जो है ले सकते हो। एंजाइम के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, फिर आ जाता है प्रोटीन के कार्य लिखिए, राइट द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन।
फिर आ जाता है डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है। फिर आ जाता है आपके पास तापमान एंजाइम को किस प्रकार प्रभावित करता है, समझाइए। एक्सप्लेन हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स एंजाइम एक्टिविटी। किस प्रकार से टेम्परेचर के कम होने या ज्यादा होने से एंजाइम की क्रियाविधि पे या एंजाइम के फंक्शंस पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर बात करेंगे डीएनए एवं आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के दो कार्य लिखिए, राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फिर आ जाता है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यहां से भी बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। बच्चों को कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो है थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है बेटा। अगर एक दो बार आप रिवीजन करेंगे इसकी तो बहुत आसानी से जो है आप बना सकते हैं इस अध्याय को। ठीक है, अंतरावस्था में होने वाली घटनाओं का वर्णन कीजिए या डिस्क्राइब द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस के बीच में कौन कौन सी घटनाएं होती है, क्या गुणसूत्रों में परिवर्तन आते हैं, ये सारी चीजें बतानी है। अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन क्यों कहा जाता है, वाई मेयोसिस कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, क्यों बोला जाता है ये आपको बताना है। फिर अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं बताइए, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेयोसिस। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर आ जाता है क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन वन की विभिन्न अवस्थाओं को चित्र द्वारा समझाइए। अब देखो ये सेम क्वेश्चन आपको समसूत्री विभाजन के लिए भी आ सकता है, तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन की पूरी जो विभाजन के चित्र है सेल्स के, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए और आपको बनाते आना चाहिए। अगर नहीं बनाते आता तो बेटा एक दो बार तीन बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस। ठीक है, नहीं ये जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है इसमें, अपन इसको सही कर लेंगे पीडीएफ के अंदर। ठीक है, समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा, ये ऐसा हो गया है कि इसका जो है ये हो गया इंग्लिश वालों के लिए और इसका जो है ये हो गया इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से कर लेंगे, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक्स। ठीक है, फिर बात करेंगे उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, C3 और C4 पौधों की तुलना। भैया C3 और C4 पौधे इतने मेन इंपॉर्टेंट है इस अध्याय के लिए और तुम्हारी 11वीं की परीक्षा के लिए कि हर तरह का प्रश्न आपको C3 और C4 पौधों में दिख जाएगा। ठीक है, कंपेयर C3 एंड C4 प्लांट्स, ये आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए। ठीक है, फिर प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका महत्व समीकरण सहित समझाइए। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन इट इंपॉर्टेंस एंड इक्वेशन। ठीक है, ये आपको आना चाहिए और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, फिर केल्विन चक्र तथा हेस्लेक चक्र में अंतर लिखे, डिफरेंशिएट बिटवीन केल्विन साइकिल एंड हेस्लेक पाथवे। ठीक है, और ये जो है अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता है इन दोनों में। अगर आप बात करें तो केल्विन चक्र अलग से पूछा जा सकता है, उसके बाद हेस्लेक चक्र पाथवे जो है वो आपसे अलग से पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी तो इन दोनों में अंतर बोला गया है, लेकिन केल्विन चक्र को या केल्विन साइकिल को आपसे अलग भी पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशित अभिक्रिया का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस में, पादप में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, आ जाओ, तो ऑक्सी एवं अनऑक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर आ जाता है किण्वन क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व भी बताइए। व्हाट इज फर्मेंटेशन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के विभिन्न पदों को समझाइए, एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, श्वसन गुणांक परिभाषित कीजिए, वसा के लिए इसका मान क्या है। डिफाइन रेस्पिरेटरी क्विटेंट, व्हाट इज वैल्यू फॉर द फैट्स। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल, तो इसके अंतरों को भी आपको पता होना चाहिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर आ जाता है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलो एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन क्यों कहा जाता है। ठीक है, व्हाई इज एब्सिसिक एसिड कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट्स। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। पादपों में वृद्धि वक्र का ग्राफ बनाइए, ड्रॉ द ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स। ठीक है, ये भी हो सकता है। ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन के कार्य लिखिए, राइट द फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। इन तीनों के कार्य कम से कम आपको दो याद होने चाहिए, कम से कम दो जो है आपको कार्य याद होने चाहिए। विभेदन, अविभेदन और पुनर्विभेदन की व्याख्या कीजिए, डिफरेंशिएट, एक्सप्लेन डिफरेंशिएशन
डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, इन तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है और तीनों को अलग अलग स्टेजेस पे आपको बताना है, ठीक है। फिर बात करेंगे अगले चैप्टर की, श्वसन और गैसों का विनिमय, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। चल, जैव क्षमता को परिभाषित करते हुए उसका महत्व बताइए, या डिफाइन वाइटल कैपेसिटी एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे, रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार होता है, हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, ये भी आपको बताना है। फिर आ जाएंगे श्वासोच्छ्वास की कार्यकी का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीथिंग, ये भी एक क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। श्वसन विकारों पर लेख लिखिए, या राइट द अकाउंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये भी एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आसानी से आप चीजें लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर बात करेंगे शरीर द्रव तथा परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है। आ जाओ, लसिका एवं रुधिर में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्स, ठीक है, ये होगा क्वेश्चन। ईसीजी पर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईसीजी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बार बार आपकी परीक्षा में इस अध्याय से ये प्रश्न पूछा जाता है। मनुष्य में हृदय चक्र को समझाइए, एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल इन ह्यूमंस, तो ये भी एक अपने आप में बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। फिर बात करेंगे रक्त समूह क्या है, इसके विभिन्न प्रकार लिखिए, व्हाट आर ब्लड ग्रुप्स, राइट देयर टाइप्स, ये आपको बहुत ज्यादा बार आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलता है, और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल भी इसी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप वाला प्रैक्टिकल भी आपसे करवाया गया होगा, ठीक है। फिर आता है डब्ल्यूबीसी के कार्य लिखिए, राइट द फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, साथ ही साथ इसको आप आरबीसी के कार्य भी लिख लेना, ठीक है। आरबीसी क्या काम करती है, डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है, इन दोनों के काम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फिर बात करेंगे उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है। आ जाओ भाई, उत्सर्जन में यकृत, फुफ्फुस तथा त्वचा का महत्व बताइए, ठीक है। फुफ्फुस को यहां पर हिंदी में फेफड़े भी कहा जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिवर, लंग्स एंड स्किन इन एक्सक्रीशन, ठीक है। फिर आ जाता है नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, ये भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं मानव रक्त की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी विद डायग्राम, किडनी का डायग्राम आपको बहुत डिटेल में याद होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो है नेफ्रॉन का डायग्राम अलग से आपको पूछा जा सकता है, या नेफ्रॉन का काम आपको अलग से पूछा जा सकता है। अमोनोटेलिक जंतुओं को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, डिफाइन एमोनोटेलिक एनिमल्स विथ एग्जांपल्स, ठीक है। तो आपको इनके एग्जाम्पल कौन कौन से जीव जो है अमोनोटेलिक होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं अपन गमन एवं संचलन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स पे, ठीक है। रेखीय पेशी का संरचनात्मक वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिएटेड मसल, ठीक है। फिर आता है पेशीय एवं कंकाल तंत्र के विकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहां पर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। फिर आ जाता है संधि किसे कहते हैं, कुंदन खल्ली का संधि उदाहरण सहित समझाइए, व्हाट इज अ जॉइंट, डिस्क्राइब हिंज जॉइंट विद द एग्जांपल, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आ जाते हैं तंत्रीय नियंत्रण एवं समन्वय में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो बात करते हैं तंत्रिका ऊतक क्या है, तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए, व्हाट इज नर्वस टिश्यू, डिस्क्राइब अ न्यूरॉन विद डायग्राम, ठीक है। न्यूरॉन का डायग्राम जो है बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, तो बहुत बार बना करके इसको देखिए, बहुत बेसिक डायग्राम है लेकिन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन विद अ डायग्राम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको भी आपको बना बना करके देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हाइपोथैलेमस के कार्यों को समझाइए, इसी के साथ साथ पिट्यूटरी के भी कार्य या पीयूष ग्रंथि के भी कार्य, ठीक है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को भी आपको याद रखना है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी को भी याद रख लेना। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र में अंतर बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब आ जाता है हमारा लगभग अंतिम अध्याय की ओर हम चल चुके हैं, ठीक है। तो रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के पहले जो है क्वेश्चन की, जननदों द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन एवं कार्य लिखिए, राइट द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय गोनोड्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन, वृषण से निकलने वाले हार्मोन, ठीक है। फिर बात करेंगे हार्मोन किसे कहते हैं, हार्मोन की विशेषता एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, व्हाट आर द हार्मोन्स, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है।
फिर बात करेंगे थायराइड हार्मोन के कार्यों के बारे में टिप्पणी लिखिए, राइट अ नोट ऑन फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अग्नाशय से स्रावित होने वाले 2 हार्मोन के नाम लिखिए एवं उसके एक एक कार्य लिखिए, यानी द नेम ऑफ 2 हार्मोन सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज एंड राइट 1 फंक्शन ऑफ ईच। ठीक है, एक एक फंक्शन आपको उन दोनों हार्मोन के बताने पड़ेंगे। तो यहां चल के जो है हमने अपने सभी अध्यायों के यानी 19 अध्यायों के 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लिया है। अब आपको इस वीडियो के साथ ही इसके कमेंट बॉक्स में पीडीएफ की लिंक भी मिल जाएगी, जिसमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे इनके, और बेहतरीन तरीके से आंसर्स हमने आपके लिए बनाए हैं, जो आप ज्यों का त्यों अपनी परीक्षा में लिख करके आते हैं तो आपको पूरे में से पूरे मार्क मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे परीक्षा के गैप डेज में, जहां पर हम पूरे को जो अध्याय है उनके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे उन दिनों में। तो बने रहिए अरिव्यान के साथ और पढ़ते रहिएगा अपने अंशु भैया के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद।